सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। एमफिल पीएचडी कैसे करें या तहकीकी मकाला किस तरह कलमबंद करना चाहिए, इस हवाले से एक शॉर्ट कोर्स हमारे इस तालीमी चैनल पर गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है। इससे पहले की वीडियो में तहकीकी मकाले के मराहिल, इस उन्वान की तफसीलात हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी। वैसे हमारी कोशिश तो ये थी कि तहकीक का उन्वान कैसे मुंतखब करें, इस हवाले से हम आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन चूँकि हमारी ये वीडियो तकरीबन 8 से 10 मिनट पर मुश्तमिल है, इसलिए हमने उस वीडियो को मुंतखब कर दिया था तहकीकी मकाले के मराहिल के हवाले से। आज के इस पार्ट 6 में तहकीक का उन्वान कैसे मुंतखब करें, इसकी तफसीलात हम आपके सामने पेश करेंगे। ये टाइटल बहुत ही ज़्यादा अहम है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल कायम करते हैं, इसलिए आपसे चाहूँगा कि मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लेक्चर को समाअत करने की कोशिश करें। मैं अपनी इब्तिदाई वीडियो ही से बता रहा हूँ कि ये लेक्चर सीरीज़ बेस्ड है मेरी अपनी किताब मकाला निगारी के मराहिल से, जो कि हार्ड कॉपी में पब्लिश्ड हो चुकी है, जिसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन मजमून लिखना सीखे इस उन्वान से प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है। स्क्रीन पर नज़र आ रही लिंक या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप इस किताब को डाउनलोड करके इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसमें हम तहकीक के उन्वान का इंतखाब किस तरह करें उसकी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। तहकीकी मकाले के मराहिल हम कल ही आपके सामने पेश कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था इंतखाब मौजू, खाका तहकीक की तैयारी, मसादिर व मराजे की तहदीद, इल्मी मवाद की जमावरी, मकाले की तस्वीद व तहरीर, मकाले की हवाला बंदी। इसकी तफसीलात आप कल की वीडियो से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहाँ पर हमने तफसील के साथ आपको बताया था। आज की वीडियो में मौजू के इंतखाब के तरीके, इस पर हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं। मौजू के इंतखाब के दो तरीके हैं। पहला है मुहक्किक की जानिब से मौजू का इंतखाब, दूसरा है निगरा की तरफ से दिया गया मौजू। मुहक्किक यानी रिसर्चर जो तहकीक कर रहा है, मौजू, अब वो एमफिल का मौजू हो या फिर पीएचडी का मौजू हो, अब या फिर रिसर्च, अलग अलग हमने उसकी तफसीलात देख ली है। शॉर्ट टर्म रिसर्च, लॉन्ग टर्म रिसर्च, एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म रिसर्च। जिन लोगों ने इसकी तफसीलात नहीं देखी है वो हमारी साबका वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो जो भी हम मौजू का इंतखाब करेंगे रिसर्च के लिए, तहकीक के लिए, अगर वो मुहक्किक अज़ खुद मुंतखब करता है, यानी रिसर्च करने वाला, तहकीक करने वाला ख़ुद अपनी जानिब से, अपने मुतालिया से, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक मौजू का इंतखाब करता है, तो ये मौजू का तरीका होगा मुहक्किक की जानिब से मौजू का इंतखाब। ये ज़्यादा बेहतर भी है, इसलिए कि तहकीक का फ़रीज़ा तो मुहक्किक ने अंजाम देना है, इसलिए मौजू का इंतखाब भी मुहक्किक का खुद का होना चाहिए। उसका ज़ौक़, उसका शौक़, उसका मुतालिया, उसकी दिलचस्पी उसमें शामिल होंगी। दूसरा तरीका है निगरा या रिसर्च गाइड की तरफ से दिया गया मौजू। अब रिसर्च गाइड की जानिब से दिया गया मौजू क्यों? जब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था, आपको बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, चूँकि नेट सेट क्वालिफायर हो, नेट JRF क्वालिफाई किया मैंने, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट था मैं। कुछ यूनिवर्सिटियों का पेट एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया है। तकरीबन 5 जगह पर पीएचडी में मेरा एनरोलमेंट हो रहा था। पहला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उसके बाद सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र, उसके बाद स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी SRTMU नांदेड़, उसके बाद नॉर्थ महाराष्ट्र
यूनिवर्सिटी जलगांव, तकरीबन इन यूनिवर्सिटियों में मेरा सिनॉप्सिस वगैरह का प्रोसेस चल रहा था और हर जगह मुझे एडमिशन मिल रहा था, लेकिन किसी मखसूस सबब से मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। उसकी वजह ये बता रहा हूँ। मेरा पहला टॉपिक था फ़रोग़ उर्दू में सूफिया किराम का हिस्सा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर जो गाइड्स अवेलेबल थे उनकी फैकल्टी फ़िक्शन थी, उनकी दिलचस्पी फ़िक्शन में थी। उसके बाद मेरा एक और टॉपिक था सूबा महाराष्ट्र में उर्दू का आगाज़ और इर्तिका। इस हवाले से भी कोई गाइड दस्तयाब नहीं हो पा रहा था। उसके बाद अफसाने और नावल के बदलते हुए रुझान, असालीब और मौज़ूआत 2011 के बाद से इस पर गाइड मिल रहे थे, लेकिन उनका भी ये कहना था कि आप उन्वान तब्दील कर लें। यानी कि मेरा मुंतखब किया हुआ मौजू सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, गाइड लोग अपनी जानिब से मुझे मौजू दे रहे थे। फिर खानका मारेरा शरीफ के जो अजीम स्कॉलर है, यूपीएससी क्वालिफायर, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, उर्दू अदब का एक बड़ा नाम है, काजी अब्दुल सत्तार साहब के शागिर्द है, यूपीएससी क्वालिफायर है, बहुत सारे नावेल्स किताबें उनकी मंजर आम पर आ चुकी है, साहित्य एकेडमी अवार्ड याफ्ता है। उनकी शख्सियत का मैंने इंतखाब किया रिसर्च के लिए, तहकीक के लिए, और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में वो उन्वान मुंतखब हुआ। लेकिन चूँकि मेरा जो ज़ौक़ था सूफिया किराम के हवाले से, हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त के हवाले से, वो मैंने इस उन्वान में भी बरकरार रखा। सैयद मोहम्मद अशरफ मारहरवी के फ़िक्शन में सूफियाना मरासिम और हिंदुस्तानी तहज़ीबी रिवायात का तकाबुली जायज़ा उन्वान बड़ा है। अपनी बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी क्या अहमियत है वो आगे के पॉइंट्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरे ख़्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि मौजू के इंतखाब के दो तरीके होते हैं। एक मुहक्किक की जानिब से, यानी जैसे कि मैंने अपनी मिसाल पेश की, आपकी अपनी ख़ुद की भी मिसालें होंगी। दूसरा है निगरा की जानिब से दिया गया मौजू। निगरा की जानिब से दिया गया मौजू भी बेहतर होता है, लेकिन उससे परहेज़ करने की अपनी चंद वजूहात है। वो वजह ये है कि ज़ाहिर है निगरा वो मौजू आपको देगा जो उनकी पसंद का होगा, जो उनके लिए सहूलत पर मबनी होगा, जो उनके लिए आसान होगा। हो सकता उस मौजू में आपकी दिलचस्पी ना हो, आपका ज़ौक़ ना हो, आपका शौक़ ना हो। तो इस एतबार से तहकीक एक गंजलकपन का शिकार हो जाएंगी। दिलचस्पी ना होने की वजह से आप उसके म्यार को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए मुहक्किक को अपने मौजू का इंतखाब बज़ात ख़ुद करना चाहिए। उसके बाद इंतखाब मौजू के ज़राए व वसाइल। अब मौजू को मुंतखब करने के लिए कुछ ज़राए हैं, कुछ वसाइल हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर पॉइंट वाइज दर्ज है। पहली चीज़ है ज़ाती मालूमात व तजुर्बा। जैसा कि मैंने बताया, मुझे सूफिया किराम के हवाले से काम करना था। फ़रोग़ उर्दू में सूफिया किराम का मकाम व मर्तबा, उनका हिस्सा, सूफिया किराम की किताबों का तज्ज़ियाती मुतालिया, इस हवाले से मैंने कई सफ़र किए। दिल्ली भी गया, जामा मस्जिद के आसपास जितने मकातिब है वहाँ से सूफिया किराम के हवाले से एक असासा जमा करके लाया। तो मेरी अपनी ज़ाती मालूमात थी, सफ़र से तजुर्बा हुआ। मौलवी अब्दुल हक साहब का सूफिया किराम के हवाले से जो काम है उसका मुतालिया किया। और भी बहुत सारे काम है, कश्मीर में उर्दू, बिहार में उर्दू, पंजाब में उर्दू, उड़ीसा में उर्दू, पाकिस्तान में उर्दू। सूफिया किराम की खिदमात को उसमें कलमबंद किया गया है, उससे इस्तेफ़ादा किया। तो इंतखाब मौजू का मेरा जो ज़रिया था वो अपनी ज़ाती मालूमात और दूसरों के तजुर्बों से फ़ायदा उठाना। इंतखाब मौजू का दूसरा ज़रिया है अहले इल्म से गुफ्तगू और मशवरा। आप अपने गाइड से मशवरा कर सकते हैं, आप अपने मास्टर डिग्री के HOD से मशवरा कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। जिन लोगों ने आपके सब्जेक्ट में तहकीकी मकाला लिख लिया है, PhD अवार्ड याफ्ता है,
आप उनसे सलाह व मशवरा कर सकते हैं, तो एक बेहतर उन्वान निकल कर सामने आएगा। जैसे अभी गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से बहुत सारे अफराद मुझसे मुलाकात कर रहे हैं, तो हमने उन्हें सजेस्ट किया था, अभी 1.5 साल पहले शमशुर रहमान फ़ारूकी साहब का इंतकाल हुआ, उन पर काम कम हुआ है। काम कम होने की अपनी बहुत सारी वजूहात होती है। बाज़ यूनिवर्सिटियों में ज़िंदा शख्सियात पर काम करने की इजाज़त नहीं होती है। बड़ी अजीब बात है, किसी पर अगर हमें रिसर्च करनी हो तो उनके मरने का इंतज़ार करना पड़ता है। उनकी हयाती में उन्वान यूनिवर्सिटी मंजूर नहीं करती, या मंजूर नहीं करने की अपनी अलग वजूहात है, जिस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। तो अहले इल्म से गुफ्तगू कर लीजिए, मशवरा कर लीजिए। शमशुर रहमान फ़ारूकी पर मैंने मशवरा दिया था, अभी चंद महीनों कबल, 1.5 साल पहले राहत इंदौरी साहब इस दुनिया से कूच कर गए हैं, उन पर भी काम किया जा सकता है। उन्होंने ख़ुद मुशायरों पर PhD की है। और भी बहुत सारे, जैसे बेग एहसास साहब हैं, सबरस के एडिटर, वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनकी अदबी खिदमात पर काम किया जा सकता है। अगर शख्सियात पर आपको इंटरेस्ट हो, इंशाई निगारी पर काम किया जा सकता है। तो अहले इल्म से गुफ्तगू और मशवरे के बाद कई अनावीन ऐसे निकल आएंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, आपका मुतालिया हो, और आप उसमें यूनिकनेस लेकर आ सकते हैं, इनफरादियत उसमें ला सकते हैं, आपकी थेसिस वैल्यूएबल हो सकती है। तीसरी चीज़, आपका ज़ाती मुतालिया और अहले इल्म से मशवरे के बाद आप ख़ुद गौर फ़िक्र करें, सोच विचार करें, और उसके बाद मौजू को मुंतखब करने की कोशिश करें। चौथी चीज़ है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ख़बरें, हालात हाज़रा के ज़रिए से आप मौजू का इंतखाब कर सकते हैं। अब मीडिया किस तरह, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पर थेसिस अवेलेबल होती है। आप उन वेबसाइट्स पर विज़िट करें, जैसे शोधगंगा पर आप विज़िट करें और तलाश कीजिए कि आपने जो मौजू मुंतखब किया, क्या उस पर उससे पहले काम हो चुका है। अगर काम हुआ है तो आपका नया रुख क्या होगा, नया पहलू क्या होगा, आप किस मनहज पर, किस तरीके पर, किस नहेज पर काम करना चाहते हैं, आपके तहकीकी मकाले की इनफरादियत क्या होगी, उसकी खासियत क्या होगी। तो आप प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर है रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के प्रोग्रामात। आप इनसे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं मौजू के हवाले से, यानी कि हालात हाज़रा पर अगर आपकी नज़र होंगी तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट के ज़रिए से भी बहुत सारे मौज़ूआत आपके नज़रों के सामने आ सकते हैं। फिर आप उसके ऊपर मुतालिया कीजिए, अहले इल्म से मशवरा कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, सोच विचार कीजिए और एक अच्छे बेहतरीन मौजू का इंतखाब कीजिए। अखबारात है, मुजल्लात है, तहकीकी मुजल्लात है, बहुत सारे रसाइल, बहुत सारे मैगज़ीन्स ऐसी होती है जो हर 3 महीने पर, हर 6 महीने पर या साल में एक मरतबा किस यूनिवर्सिटी में, किस उन्वान के तहत, किस रिसर्च स्कॉलर ने, किस रिसर्च गाइड के अंडर में अपना तहकीकी मकाला सबमिट किया है, उसकी तफसीलात पेश की जाती है। आप उन मैगज़ीन्स को हासिल करें, अंदाज़ा लगाएं किस अनावीन पर किस तरह का काम हो रहा है, आप वहाँ से एक नया उन्वान अखज़ कर सकते हैं। आपको एक हिंट मिल जाएंगी, आपको एक तरीका मिल जाएगा, आपको एक गाइडलाइन मिल जाएंगी। तो आप मैगज़ीन्स के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, मुजल्लात के ज़रिए से वो चीज़ों को, इन चीज़ों को देख सकते हैं। 8वां ज़रिया है याददाश्तें, मखतूतात, मुसव्विदात या फिर खुतबात, जिसे मुहाज़रात व दरूस भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है, मखतूतात जो होते हैं, नादिर और नायाब किताब जो मंज़र आम पर नहीं आई है, आप उठाइए, तदवीन का फ़रीज़ा अंजाम दीजिए और बेहतरीन मतन के पेशकश के साथ, मुश्किल अल्फाज के इशारिया के साथ, मानी और मफाहिम के साथ तदवीन करते हुए आप PhD की डिग्री ले सकते हैं। जैसे पहले वलीद अकनी को उर्दू अदब का पहला साहब दीवान शायर कहा जाता था, तहकीक की गई, मुसव्वदे हासिल किए गए और बाद में तस्लीम किया गया कि कुली कुतुब शाह उर्दू अदब का पहला साहब दीवान शायर है। निकालिए
आप भी पुरानी पुरानी कदीम लाइब्रेरियों की विज़िट कीजिए। हमारे खुद मालेगांव शहर में जो लाइब्रेरी मौजूद है तकरीबन 110 साल पुरानी लाइब्रेरी है, इससे कदीम लाइब्रेरियाँ है। वहाँ पर विज़िट कीजिए, मखतूतात, मुसव्विदात, याददाश्तों को, खुतबात को हासिल कीजिए, उसमें से कोई नया पहलू निकालने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अच्छे मौजू की शराइत क्या है। बहुत सारी शराइत है अच्छे मौजू में। शराइत मतलब अच्छा मौजू किसे कहा जा सकता है? जिसमें जिद्दत हो, जिसमें तख्लीकियत हो, जैसे डॉक्टर इकबाल, मिर्ज़ा गालिब। अब इन पर तो तहकीकी मकाला रजिस्टर भी नहीं होता है। क्यों? बहुत सारा काम हो चुका है। इकबाल पर, डॉक्टर इकबाल पर, अल्लामा इकबाल पर जितने पहलुओं से काम होना चाहिए तो तकरीबन हो चुका है। मिर्ज़ा गालिब पर भी हो चुका है, और भी कई अनावीन हैं, मीर वगैरह पर, उन पर भी हो चुका है। तो आपका मौजू, उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, उसमें इनोवेशन होना चाहिए, जिद्दत होनी चाहिए, इनफरादियत होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, आपका टॉपिक मुनफरिद होना चाहिए। दूसरी चीज़, अच्छे मौजू की शराइत, उसमें आपकी खुद की दिलचस्पी होनी चाहिए, उस मौजू में आपको रग़बत होनी चाहिए। अब ये दिलचस्पी और रग़बत कब आएंगी? जब आपका लिया गया मौजू आपका खुद का मुंतखब करदा हो। आपको इंटरेस्ट था शायरी में, आपके रिसर्च गाइड ने आपको नसर को उन्वान दे दिया, कहाँ से दिलचस्पी मौजूद रहेगी? आप शायरी के इंसान हो ही नहीं, आपको तहकीक व तनकीद का बाब पसंद है, और आपके गाइड ने उठाकर किसी शायर पर मौजू का इंतखाब कर दिया। अब भैया आपको बहर ही नहीं समझती है, अरकान ही नहीं समझते हैं, सनाए मानवी, सनाए लफ्ज़ी, सनाए बदाए आपका बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। आप कैसे तहकीक का फ़र्ज़ अंजाम दे सकते हैं? आप कैसे कि 300-400-500 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला लिख सकते हैं? तो ज़ाती दिलचस्पी का होना आपके मौजू में बहुत ही अहम शर्त है। उसके बाद उसमें जामियत भी हो, उसमें इख्तिसार भी हो, उसमें वजाहत भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव पहलू उसके अंदर होना चाहिए। जामियत, वजाहत, इख्तिसार ख़ास अमल है। गज़ल की ख़ास क्या है, ख़ास बात क्या है? उसकी जामियत और उसका इख्तिसार। हर शेर में एक मुनफरिद बात कहना और उसका हर शेर अपने आप में कामिल व अकमल होना, यही चीज़ तो गज़ल को ख़ास बनाती है दिगर असनाफ़ शेरी से। तो पीएचडी के मकाले तो बहुत सारे हैं, आपके तहकीकी मकाले की ख़ास बात क्या होगी? वो जामे हो, वो पुरकशिश हो, वो वाज़े अंदाज में लिखा गया हो, मुबहम ना हो, लफ्ज़ों की बाजीगरी इसमें ना की गई हो, बल्कि तहकीक का फ़रीज़ा अंजाम दिया गया हो। तो ये चीज़ भी उसमें आप देख लीजिएगा। लफ्ज़ी हदबंदी या लफ्ज़ी तहदीद, उसे भी आप देख लीजिएगा। अब लफ्ज़ी तहदीद क्या है, आगे हम बढ़ेंगे तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मसादिर व मराजी की दस्तयाबी। अब आपने मखतूता कोई निकाल लिया 200 साल पुरानी लाइब्रेरी से। अब जिस शायर पर आपने लिया है और जिस सिन्फ पर आपने लिया है, उसके हवाले से कोई किसी किस्म का कोई सोर्स ही मौजूद नहीं, कोई रेफरेंस ही मौजूद नहीं है। आप साबित कैसे करोगे? आप रेफरेंसेस कहाँ से अखज़ करोगे? आपका डेटा कलेक्शन का जो सोर्स होगा, चाहे वो बेसिक सोर्स हो, प्राइमरी सोर्स हो, सेकेंडरी सोर्स हो, वो तो आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आमतौर से नए मौज़ूआत नहीं लेना चाहिए। क्यों? उसकी अपनी वजह है, सोर्सेस नहीं होते, रेफरेंसेस नहीं होते। लेकिन उसकी एक ख़ास बात भी है कि आप जो कुछ भी तहरीर करेंगे दूसरों के लिए वो हर्फ़े अव्वल का दर्जा रखता है। तो आपके तहकीकी मकाले की वैल्यू तो बढ़ गई, उसकी अहमियत बढ़ गई। अब लोग दूसरे सोर्सेस तलाश करने के बाद बजाय आपके तहकीकी मकाले को एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे, तो आपके थीसिस की तो कीमत काफ़ी बढ़ गई। तो अच्छे मौजू के लिए एक शर्त यह भी है कि मसादिर और मराजे की दस्तयाबी उसमें होनी चाहिए। आगे देखते हैं, उसमें है अच्छे मौजू के शराइत में
मुद्दत तहकीक का लिहाज रखना। अब इस पर आप अंदाज़ा लगाइए, फ़रोग़ उर्दू में सूफ़िया इकराम का मकाम व मर्तबा। अब फ़रोग़ उर्दू में सूफ़िया इकराम, अब फ़रोग़ उर्दू की बात की जाए तो तकरीबन 11वीं सदी 12वीं सदी की बात है। सूफ़िया इकराम, ये तो अगर हम मुस्लिम सूफ़िया इकराम का जिक्र करें, अब मैंने मुस्लिम सूफ़िया क्यों कहा है ये हम आगे जब सिनॉप्सिस बताएंगे तो वहाँ पर लाइव सेशन में याद दिलाइएंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सूफ़िया इकराम तकरीबन 1450 साल से मौजूद है, लेकिन उन सूफ़िया की बात हम नहीं करेंगे जिनकी खिदमात उर्दू अदब के हवाले से नहीं है। हम एक इशारिया पेश कर देंगे। अब उर्दू अदब की बात हो रही है, मतलब हिंदुस्तान की बात होगी। अब हिंदुस्तान में सूफ़िया कब आए? हिंदुस्तान में सूफ़िया इकराम 11वीं सदी ईस्वी में आए। उर्दू अदब को परवान कब मिला, फ़रोग़ कब मिला? 11वीं सदी में, 12वीं सदी में। तो तकरीबन दोनों का ज़माना सेम है, वहाँ से हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तब भी 12वीं सदी ईस्वी से लेके 21वीं सदी ईस्वी तक की जो ज़माना है ये बहुत बड़ा है। तो मुद्दत तहकीक का हमें लिहाज रखना होगा कि कितना बड़ा पीरियड हम ले रहे हैं। क्या हम उसे समेट पाएंगे? क्या हम गुज़िश्ता 18 से 24 महीनों में हम अपनी तहकीक को मुकम्मल कर पाएंगे? तो मुद्दत तहकीक का हमें लिहाज रखना होगा। दूसरी चीज़ एक्सपेंसेस, सूफ़िया की बात आ रही है, खानकाहों में विज़िट करनी होगी, लाइब्रेरियों को खंगालना होगा, कुतुब खानों को तलाश करना होगा। अब तो बरकी दौर है, इंटरनेट के ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे मखतूतात हैं, मुसव्विदात है, उनके कलमी नुस्खे हैं, उनकी किताबें हैं, वो अब ई लाइब्रेरी की सूरत में, ई बुक की सूरत में आ चुकी है। तो एक्सपेंसेस वहाँ पर बच सकते हैं। फिर भी एक्सपेंसेस तो होंगे, आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा, आपका वाईफाई कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। तो एक्सपेंसेस आपको देखने होंगे कि मैं जो मौजू ले रहा हूँ उसमें कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि पीएचडी में एनरोल होने से पहले यूजीसी नेट को जीआरएफ के साथ क्वालिफाई कीजिए। अगर आपको फेलोशिप मिल गई, एक्सपेंसेस का टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। सारे एक्सपेंसेस, सारे अखराजात फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उठाती है। पहले 2 साल के लिए आपको जीआरएफ दिया जाता है, बाकी के 3 साल के लिए आपको एसआरएफ दिया जाता है। स्टार्ट जीआरएफ में मेरे ख्याल से आपको 28-30 हज़ार रुपया मिलता है बेसिक, और एसआरएफ में 35 हज़ार रुपया मिलता है। जीआरएफ में आपको एचआरए आपकी सिटी के मुताबिक, किसी सिटी में 5600, 6000, 6500, 7000 इस तरह मिलता है। फिर कंटिजेंसी ए होता है, कंटिजेंसी बी होता है। अब ये क्या फिगर क्या है, फेलोशिप क्या है, कितनी मिलती है, 5 सालों में 25 लाख मिलती है कि 30 लाख मिलती है, इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है। आप यूजीसी नेट जीआरएफ डालकर हमारे चैनल पर वो सर्च कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस को भी आपको नज़र में रखने होंगे। आगे है मुआशरती मकबूलियत, पॉपुलैरिटी, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने शहर में कुछ इस तरह का मामला देखता हूँ, मकामी शायर को उठा लिया जाता है और उनके ऊपर तहकीक का फरीज़ा अंजाम दे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप तहकीक कर रहे हो तो उस तहकीक के मंजर आम पर आने के बाद उसकी मुआशरती मकबूलियत क्या होगी? ठीक है, आपका मकामी शायर है, आप उसे हाईलाइट करना चाहते हो, आप उन पर काम करना चाहते हो, आप उनकी अदबी खिदमात की सराहना करना चाहते हो, लेकिन उस शायर को ज़िले सतह पर, रियासती सतह पर, मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर कितने लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते, आपने तहकीक तो की, साल 2 साल 5 साल आपने अपनी ज़िंदगी को उस तहकीक में वक्फ कर दिया, सर्फ कर दिया, उस तहकीक को पढ़ेगा कौन जब उस शायर को ही लोग जानते नहीं है? पीएचडी का मकसद सिर्फ डिग्री का हुसूल नहीं है, सिर्फ वो सनद हासिल करना नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, मेरा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी के इतने अहम लम्हात किसी तहकीक में दे रहे हैं तो फिर उसका आउटपुट मिलना चाहिए, लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए, लोगों ने उसे पढ़ना चाहिए, उसकी मुआशरती मकबूलियत होनी चाहिए। मैं अपनी थीसिस के हवाले से बताता हूँ, अभी से उसके लिए प्लानिंग तैयार हो गई है कि जैसे